Welcome to scorefunder.com, your ultimate channel for NEET, JEE and बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके 12th बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम में काम में आएगा। और ये चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। अब हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसलिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना, जैसे ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये टर्म कॉइन किया था पॉल टी अनस्टस, जिनको कि हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये एक अप्रोच है टू केमिस्ट्री की जिसका मेन मकसद एम जो है उसका टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसेस and production and minimize the hazardous effect of chemicals produced on human health and environment। यानी हम ये कहते हैं कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका मकसद ही ये है कि जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस है उनकी इफिशिएंसी बढ़ाई जाए। वो प्रोसेसेस जिसके तहत हम लोग बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं उसकी इफिशिएंसी बढ़ाई जाए और जो हजार्डस इफेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। जो केमिकल्स हजार्डस केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो ना हो, ऐसी प्रोसेसेस के ऊपर काम किया जाए ताकि जो ह्यूमन हेल्थ है और जो एनवायरनमेंट है उसको फायदा हो। बेसिकली जो ग्रीन केमिस्ट्री है इट इज डिपेंडेंट अपॉन टू एम्स। ये दो एम्स क्या है? दो एम है, एक तो है मैक्सिमाइज इफिशिएंसी और दूसरा वाला है मिनिमाइज हजार्डियस इफेक्ट। इन्हीं दो एम्स के इर्द गिर्द ग्रीन केमिस्ट्री का पूरा के पूरा कंसेप्ट बेस है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious designs of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऐसा साइंस है जो कि चाहता है कि हम उन प्रोसेसेस को यूज करें कि जिसके तहत पोल्यूशन जो है वो रुक जाए। और ये पोल्यूशन कैसे रुकेगा? द पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन्स। यानी ऐसा डिजाइन बने हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स का और प्रोसेसेस का जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो। ऐसे डिजाइन जो एनवायरमेंट को पोषक हो, एनवायरमेंट को मदद करे, एनवायरमेंट में से पोल्यूशन को खत्म करे, है ना, दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। यानी हमको ऐसे एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन्स केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस का करना है कि जिसके तहत जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस है जो जनरेट हो सकते हैं, है ना, वो ना हो या फिर हम उन हजार्डस एलिमेंट्स को प्रोसेसेस से एलिमिनेट ही करते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम्स कम हो जाए, पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स कम हो जाए और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको अगर हम सेव कर सके तो उसके लिए हमें ग्रीन केमिस्ट्री को अपनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री एम्स एट ए reducing the impact of energy crisis, B reducing the impact of pollution and C it saves the natural resources। यानी ये तीन जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री के एम्स हैं और इसीलिए हमें ग्रीन केमिस्ट्री को अपनाना होगा। अब ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसके 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके तहत वो हमें ये बताता है कि हाउ डू वी अचीव दिस गोल। हम ये गोल कैसे प्राप्त करें जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाए या कम हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे वो खत्म हो जाए और हम नेचुरल रिसोर्सेस को सेव कर सकें। ये सारा चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो उसके लिए ग्रीन केमिस्ट्री ने 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं। नाउ व्हाट आर दिस 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? लेट अस सी देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स। तो पहला वाला जो प्रिंसिपल है वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उन
मेथड्स को प्रिवेंशन देंगे कि जिसमें वेस्ट जो है नहीं के बराबर होगा। अब देखिए, वेस्ट जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा आपको क्लीनिंग और उसको रिट्रीट करने में जो है ज्यादा का समय लगेगा और पोल्यूशन होगा और इफिशिएंसी प्रोसेसेस का घटेगा और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमको कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा। तो पहला वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या एम करता है, वो एम करता है कि जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी हो। नाउ व्हाट इज ZWT या जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी? ये एक ऐसा टर्म है कि हम ये कहते हैं कि केमिकल सिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट जीरो हो या मिनिमम हो। तो पहला वाला प्रिंसिपल फोकस करता है जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी पे। वो कहता है कि हम उस मेथड्स को, उन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देंगे कि जिसमें वेस्ट नहीं के बराबर जो है वो प्रोड्यूस हो। ये है आपका पहला वाला प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। Now, what is the second principle of green chemistry? The second principle of green chemistry is atom economy. Now, what do we basically mean by atom economy? एटम इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी रिएक्टेंट्स लिया है उनमें जितने भी एटम्स थे रिएक्टेंट साइड में, उसमें से कितने एटम्स आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट में मौजूद है। कहने का मतलब ये है, atom economy is a measure of amount of atoms from the starting materials that are present in the useful product या desirable material at the end of the chemical processes। मतलब आपके जो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से कितने एटम्स आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट में है। अगर सारे के सारे एटम्स आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट में रहेंगे तो एटम इकोनॉमी हो गई आपकी 100%, यानी कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर कन्वर्शन ऑफ ब्यूटान 1 ऑल टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लेट अस से हमारे पास में है CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका मतलब ब्यूटान 1 ऑल प्लस NaBr प्लस H2SO4, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। नाउ दिस गिव्स CH3 CH2 CH2 CH2Br यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन प्लस NaHSO4 प्लस H2O। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्शन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी हमारा डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो है 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास में कितने एटम्स है, उनका हम लोग मास ले लेते हैं। तो उनका अगर मास लेंगे तो देखिए रिएक्टेंट साइड में हमारे पास में मास होता है 4 कार्बन एटम्स है, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स है, 5 ऑक्सीजन एटम है, 1 ब्रोमीन एटम है, 1 सोडियम एटम है और 1 सल्फर एटम है। इसलिए जैसे देखे तो हमारा रिएक्टेंट साइड है उसका मास लगभग 275 U आएगा, U यानी यूनिफाइड मास। और वही आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसके अंदर 4 कार्बन एटम है, 9 हाइड्रोजन एटम है और 1 ब्रोमीन एटम है। इसका अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स डाउन टू बी 137 U। अब ये 137 U जो है वो आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट का मास हो गया और 275 U ये आपके रिएक्टेंट्स का मास हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। यानी आप जब परसेंट इकोनॉमी कैलकुलेट करते हो तो परसेंट इकोनॉमी के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन sum of the formula weight of all the reactant used into the reaction multiplied by 100। मतलब हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन था अभी, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का मास लेते हैं पूरा के पूरा, ये आता है 137 U डिवाइडेड बाय जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स थे सारे रिएक्टेंट्स उनका सम कर लिया हमने, दैट कम्स डाउन टू बी 275 U। सो 137 डिवाइडेड बाय 275 U मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे जो रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स थे उसमें से कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, वो है 49.81%।
इसका मतलब हमारा NaHSO4 और H2O जो बना, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट या दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब एटम इकोनॉमी जितनी ज्यादा होगी, यानी नियर टू 100% होगा, उतने सारे के सारे रिएक्टेंट के एटम्स आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में आ जाएंगे, यानी आपका वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट कम बनेगा। और इस तरीके से आपको और ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिक्कत जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स को यूज करने में या उनको अलग करने में लगता है, वो नहीं लगेगा। और इस तरीके से जो पहला वाला प्रिंसिपल है, उसी को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इस तरीके से हम लोग एटम इकोनॉमी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब एटम इकोनॉमी से ही रिलेटेड और एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एटम इकोनॉमी फॉर द रिएक्शन C6H12O6 aqueous gives twice CH3CH2OH aqueous plus twice CO2 gas. Molar mass of C6H12O6 is 180 and the molar mass of CH3CH2OH is 46. अब देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है, C6H12O6, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। That gives 2 times CH3CH2OH, यानी आपका इथेनॉल बना हुआ है, प्लस ट्वाइस CO2 गैस। अब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो है इथेनॉल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन है हमारा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है इथेनॉल। और उसके कितने मोल्स है रिएक्शन के अंदर, 2। और इसीलिए mass of desired product will be equals to 2 times mass of CH3CH2OH, यानी 2 multiplied by, अब molecular mass कितना होता है इथेनॉल का, 46, so 2 into 46, यानी वो हो गया 92 यूनिफाइड मास या 92 U। अब देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। रिएक्टेंट कौन है हमारा, रिएक्टेंट है हमारा ग्लूकोज। और हमें पता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, 180 U। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया आपका 180 U। अब एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज परसेंट एटम इकोनॉमी, परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट कितना था आपका, 92 U डिवाइडेड बाय 180 जो कि मास ऑफ रिएक्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो आंसर आएगा 51.11%। ये हो गई आपकी एटम इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि अगर 51.11% आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बना तो 100 में से जो बचा हुआ है 51.11 का, दैट इज योर वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा एटम इकोनॉमी के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एटम इकोनॉमी का कांसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव डाउन टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब तीसरा वाला जो प्रिंसिपल है वो कौन है, वो है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ये चाहता है, इसका उद्देश्य है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस और ऐसे सिंथेसिस के रूट्स डिसाइड हो कि जो एज सेफ एज पॉसिबल हो, यानी उसमें जो भी केमिकल सिंथेसिस हो या जो रिएक्शंस हो वो जो हजार्डस वेस्ट है उनका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन पे रोक लगाए या कम करे, ताकि जब भी केमिकल प्रोसेसेस हो तो ऐसे हजार्डस सब्सटेंसेस जो है वो नहीं बने। एग्जाम्पल के तौर पे अर्लियर जो है वो डीडीटी, व्हाट इज डीडीटी, डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो है वो यूज होता था इंसेक्टिसाइड्स के लिए और ये काफी इफेक्टिव माना जाता था अलग अलग डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हुआ, है ना। ये क्या करता था, ये जो जो मॉस्किटोस होते थे जो जो इनको जो मलेरिया को कैरी करते थे इनको मार देते थे। लेकिन फिर बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो डीडीटी है वो हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए, और इसीलिए आज के डेट में अभी हम लोग डीडीटी यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं बीएचसी, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसको हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। और इसका एक जो आइसोमर है विच कॉल्ड एज अ गामा आइसोमर,
गामा आइसोमर ऑफ BHC, है ना, इसको हम लोग कहते हैं गैमाक्सिन और लिंडेन, जो जनरली आजकल यूज होता है एज एन इंसेक्टिसाइड। तो अभी देखिए कि पहले DDT यूज होती थी, लेकिन हमें पता चला कि उससे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हजार्डस जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है। तो उसके जगह पे नया सिंथेसिस का रूट या नया जो है केमिकल प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं कि जिसके तहत हम BHC को यूज करेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को यूज करेंगे टू किल द मॉस्किटोस, या हम लोग कह सकते हैं कि जर्मिसाइड या इंसेक्टिसाइड करके हम उसको यूज करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रिंसिपल हुआ है अभी ग्रीन केमिस्ट्री का, वो एक ही लाइन पे है, उनका एम वही है, हजारस सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करें, एनवायरमेंट को सेव करें और सस्टेनेबिलिटी यानी आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो है हम जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस है उनको उपयुक्त बनाए रखें। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ वाला प्रिंसिपल जो है वो है ग्रीन केमिस्ट्री का, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स क्या है? तो ये कहता है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि कम हार्मफुल हो, लेस टॉक्सिक हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि जिसके लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो लेस टॉक्सिक हो। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली इन केमिकल्स को डिजाइन करने के बारे में बोलता है कि जो सेफ हो, मैनकाइंड के लिए सेफ हो, सबके लिए सेफ हो। तो देखिए ये फोर्थ वाला जो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है ये भी उसी लाइन पे है कि जो एनवायरमेंट है उसकी सेफ्टी देख रहा है। अब फिफ्थ वाला जो प्रिंसिपल है वो है यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। यानी हमें जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल सिंथेसिस होता है, उनमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट यूज करने चाहिए जो कि सेफ हो, जो कि क्या करे कि जो सॉल्वेंट जो है आगे चल के जो है एनवायरमेंट का हार्म नहीं करे, ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं करे, और ओवरऑल इफेक्ट जो है वो सेफर हो। उसके लिए हमको जो भी सॉल्वेंट केमिकल सिंथेसिस में यूज करने हैं, जाहिर बात है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके लिए सॉल्वेंट लगेगा, उसके लिए ऑक्सिलरीज लगेगी, है ना। जो भी सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे, वो सेफर हो, है ना। जैसे अगर सपोज हम कहते हैं कि वाटर इज अ वेरी सेफर सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्वेंट को यूज करें ताकि एनवायरमेंट पे होने वाला इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। सिक्स्थ वाला प्रिंसिपल होता है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। यानी जो केमिकल सिंथेसिस है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि जो एनर्जी है उसका यूज मिनिमम हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, ताकि जो एनर्जी जो है उसका ऑप्टिमम यूज हो। अब ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज हम लोग जो भी रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, ताकि जो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा उसमें हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एनर्जी की खपत जो है वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कैसे हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं? हम ये कैरी आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर कैटलिस्ट। अगर हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं, देखिए जैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन इन कोलाइट्स वाले कैटालिसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कैटालिस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है, यानी आपको एनर्जी जो है वो सेम प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कम लगने वाली है। सिमिलरली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि इफिशियंसी बढ़े, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और इस तरीके से ये प्रिंसिपल को अचीव किया जाता है जो कि है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। सेवेंथ वाला जो प्रिंसिपल है वो होता है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। और ये तो हम लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे 8, 9, 10 में भी हमने पढ़ा है कि भाई जो भी एनर्जी सोर्सेस है वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमको यूज करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली फोकस्ड होता है टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो हमें पेट्रोकेमिकल्स का यूज जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है जो हमारे जो पेट्रोकेमिकल सोर्सेस है या फॉसिल फ्यूल्स है या क्रूड ऑयल है, इनका अगर सपोज हम लोग यूज कर लेते हैं तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है ना,
उनको जो है ये यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, दैट मीन्स दे विल बी डिप्रीव्ड ऑफ दिस सोर्सेस। और इसीलिए सेवेंथ वाला जो हमारा प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो कहता है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो जो रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स है उनको हमको यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसको हमें यूज करना चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री का जो एट्थ प्रिंसिपल है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते हैं रिड्यूस द डेरिवेटिव्स, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। अब जनरली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल या ब्लॉकिंग ग्रुप जो है वो यूज होता है। अब इसका अननेसेसरी जो यूज है ब्लॉकिंग मटेरियल का या फिर प्रोटेक्टिंग मटेरियल का जो यूज होता है उससे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी ज्यादा के होते हैं, और फिर ये जो भी आप ब्लॉकिंग मटेरियल या जो आपका प्रोटेक्टिंग मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उसको हटाना बाद में प्रोसेस में से वो भी थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। इससे जो है ज्यादा की स्टेप्स आपके जो है केमिकल रिएक्शन में ऐड ऑन हो जाएगी और जिसके कारण जो है ओवरऑल एफिशिएंसी जो है प्रोसेसेस का वो कम हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का अगर सपोज हम लोग ऑक्सीडेशन करके बनाना चाहते हैं एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो उसके लिए जो OH ग्रुप लगा हुआ है एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में उसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले होगा ये कि जो अल्डिहाइड है उसके पहले प्राइमरी अल्कोहल जो है जो OH ग्रुप है उसका ही क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन ग्रुप हम लोग अप्लाई करते हैं, OH का प्रोटेक्शन करने के लिए जो ग्रुप अप्लाई करते हैं वो होता है C6H5CH2Cl। अब ये C6H5CH2Cl जो है वो क्या करता है OH के साथ में रिएक्ट करके जो है वहां पे उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ CHO ग्रुप का जो है ऑक्सीडेशन होगा और उसके कारण जो है आखिरी स्टेप तक आपका जो OH ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और लास्ट वाली स्टेप में हमें जो C6H5CH2 था उसको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि OH ग्रुप रीजनरेट हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए आपने जो ग्रुप यूज किया वो एक तो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसके अलावा आपकी जो स्टेप्स जो है वो बढ़ गई। तो ये नहीं हो इसके लिए हम लोगों को प्रोसेसेस यूज करनी चाहिए, हमको जो डेरिवेटिव्स है उनको रिड्यूस करते आना चाहिए, हमें जो है स्टेप्स को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि जो इफिशियंसी है केमिकल प्रोसेस की वो बढ़े। ये मेन एम या फोकस होता है ग्रीन केमिस्ट्री का, जो कि 8th प्रिंसिपल में बताया गया है। अब 9th वाला जो प्रिंसिपल है वो 9th वाला प्रिंसिपल भी इसी लाइन पे है और 9th वाला प्रिंसिपल है यूज ऑफ कैटालिसिस। अब हम जानते हैं कि कैटालिस्ट कौन होता है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स ओन मास एंड कंपोजिशन। उसका खुद का मास और कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो अल्टर कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। हम मेजरली जब ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट की ही बात करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन जो फिनोमिना होता है जिसके तहत कैटालिस्ट काम करता है उसको हम लोग कहते हैं कैटालिसिस। तो अगर हम लोग यूज करेंगे कैटालिसिस को, इफेक्टिव कैटालिस्ट यूज करेंगे, तो एक तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और हमें एनर्जी भी जो है वो क्या लगेगी, कम। तो जो 9th वाला प्रिंसिपल है वो यही कहता है ग्रीन केमिस्ट्री का कि यूज ऑफ प्रॉपर कैटालिसिस या यूज ऑफ कैटालिसिस। तो इंक्रीज यूज अगर रहेगा कैटालिसिस का, देखिए अनवांटेड नहीं, पर जहां पे रिएक्शन का स्पीड बढ़ सकता है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, वहां पे हमें कैटालिस्ट का यूज करना चाहिए। जो 10th प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का वो कहता है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब ये भी हमें पता है कि भाई जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा केमिकल सिंथेसिस है, उसमें जो भी मटेरियल बनता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आसानी से डिग्रेड हो जाए ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि अगर वो सपोज आसानी से हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं या इजीली
जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो उसके कारण जो है सेफर रहेगा एनवायरमेंट। अगर सपोज ये होता है कि जो केमिकल्स है वो आसानी से डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे जो है टॉक्सिक इफेक्ट होंगे एनवायरमेंट पे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये जो भी पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट में वैसे ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिथीन। अब ये देखिए पॉलीथीन से कितने सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंट पे भी होते हैं, वो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। तो जो 10th प्रिंसिपल है वो फोकस करता है ऐसी मेथड्स को डिजाइन करने के लिए, ऐसे प्रोसेसेस को डिजाइन करने के लिए कि जिनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बने वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बने। जो 11th प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो कहता है रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि ऐसी एनालिटिकल मेथड्स डेवलप होनी चाहिए कि जिसके के तहत हमको जब कोई केमिकल सिंथेसिस हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कि उसके चलते चलते ही हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको मिनिमाइज कर सके और जो इफेक्ट्स है, हजार्डस सब्सटेंसेस के इफेक्ट्स है, वो क्या कर सके, कम कर सके। तो ऐसे एनालिटिकल मेथोडोलॉजी डेवलप होनी चाहिए कि जो केमिकल प्रोसेसेस के चलते चलते ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करे, एलिमिनेट कर पाए। इसको कहते हैं हम लोग रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन। अब लास्ट वाला और 12th वाला जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो कहता है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी हम केमिकल प्रोसेसेस करें, जो भी हमारी जो है रिएक्शंस हो, वो इस तरीके से हो जो कि सेफ रहे और जिससे जो है एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसे ही प्रोसेसेस, ऐसे ही टेक्निक्स, ऐसे ही केमिकल प्रोसेसेस के बारे में जो है ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि हमको यूज करनी चाहिए, जिसमें जो एक्सीडेंट है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और जो भी ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को या एनवायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स, वो नहीं होने चाहिए, वो मिनिमाइज होने चाहिए या जीरो ही हो जाने चाहिए। ये जो 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, इसके तहत हम ये कहते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो मोस्टली एम करता है 2 एम्स की तरफ। और वो 2 एम्स क्या थे हमारे? एक था मिनिमाइज करेंगे। क्या मिनिमाइज करेंगे? हम लोग मिनिमाइज करेंगे हजार्डस इफेक्ट और मैक्सिमाइज करेंगे। क्या मैक्सिमाइज करेंगे? इफिशियंसी। तो ये मेन एम होता है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो अब ये 12 प्रिंसिपल जो है ग्रीन केमिस्ट्री के समझने के बाद में हम ये समझते हैं कि भाई ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका रोल क्या है। तो द रोल्स ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री कैन बी समराइज एज फॉलोज। पहला वाला होता है रिड्यूसिंग द हजार्डस सब्सटेंसेस। जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस है वो क्या होने चाहिए? एलिमिनेट होने चाहिए या रिड्यूस होने चाहिए। दूसरा एनर्जी इफिशियंसी। वो क्या करता है? एनर्जी इफिशियंसी जो है वो बढ़ाने के लिए काम करता है। थर्ड, वेस्ट मिनिमाइजेशन। हमने कहा था जब भी जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो वेस्ट कम से कम हो। फोर्थ है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। आपका जो भी रिसोर्सेस है उसको हम सस्टेनेबल यूज करेंगे ताकि आने वाले जनरेशन को भी वो जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। सेफर प्रोडक्ट्स, पांचवा वाला है सेफर प्रोडक्ट्स। तो गोल है ग्रीन केमिस्ट्री का कि सेफर प्रोडक्ट्स बने जो कि एनवायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो हार्मफुल ना हो। सिक्स्थ वाला है इकोनॉमिक इफिशियंसी। इकोनॉमिकली भी ये सारी की सारी जो हमारी केमिकल प्रोसेसेस या मेथड्स है वो जो है इकोनॉमिकली भी काफी जो है क्या हो, इफिशियंट हो। उसके अलावा पोल्यूशन प्रिवेंशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन भी हो, हार्मफुल इफेक्ट जो है एनवायरमेंट पे वो रिड्यूस हो जाए। ये इसका रोल है ग्रीन केमिस्ट्री का। एट है इनोवेटिव केमिस्ट्री। नए नए ऐसे टेक्निक्स इजाद हो, ऐसे मेथड्स इजाद हो जिसके तहत वेस्ट प्रोडक्ट मिनिमाइज हो, इफिशियंसी बढ़े और जो भी प्रोडक्ट्स बने वो हार्मफुल नहीं हो, यानी बायोडिग्रेडेबल हो। इसके अलावा जो रोल है ग्रीन केमिस्ट्री का वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये जो है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए भी है कि ताकि जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स अगर सबको समझ में आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, तो जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका काफी सारा जो है फायदा हो, उसका उत्थान हो। सो दीज आर द रोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट इस चैप्टर का खत्म होता है, विच इज ग्रीन केमिस्ट्री।
अब हम चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट करते हैं और दूसरा वाला पार्ट है नानो केमिस्ट्री। नानो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन नानो केमिस्ट्री। तो सबसे पहला वाला आता है नानो मटेरियल्स। नानो मटेरियल्स क्या होते हैं? नानो मटेरियल्स का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। नानो मटेरियल्स क्या होते हैं? नानो मटेरियल्स आर मटेरियल्स विथ स्ट्रक्चर्स दैट हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि नैनो मटेरियल वो छोटे छोटे मटेरियल्स है कि जिनमें से कम उनका डायमेंशन, देखिए डायमेंशंस क्या क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है। तो उसमें से कोई भी एक डायमेंशन जो है नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए। यानी वो बहुत छोटा 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 पार्टिकल है, वो मटेरियल जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनके हम उनको कहते हैं नैनो मटेरियल्स। अब होता क्या है कि इनके टाइनी साइज के कारण जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो इम्प्रोवाइज प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ द नैनो साइज, वो क्या क्या होती है? तो वो होती है इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, है ना। उसकी स्ट्रेंथ जो वो इंक्रीज हो जाती है जब ये बहुत नानो पार्टिकल वाले साइज में कोई मटेरियल एग्जिस्ट करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हम पढ़ेंगे आगे की कैसे। उनका वेट जो है वो काफी कम होता है, दैट इज लाइटर वेट। ओके, उनकी रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, दैट मींस दे हैव हायर रिएक्टिविटी और इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये जो नानो मटेरियल्स होते हैं कि जिनका एटलीस्ट एक डायमेंशन नैनोमीटर्स में है ना, या नैनोमीटर स्केल में है, वो जो बल्क होता है, माने पूरा का पूरा जो मटेरियल होगा उसके मुकाबले उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेहतर होती है। यानी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो लाइटर होते हैं वेट में, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूवाइज हुई रहती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है नानो मटेरियल्स की एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ बल्क क्या होती है? बेटर होती है। और इसीलिए इनके यूजेस भी उस तरीके से हैं। तो क्या यूजेस होते हैं नानो मटेरियल्स के? सो नानो मटेरियल्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब जो नानो मटेरियल्स है हम उनको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल वाले होते हैं, जैसे मेडिसिन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनमें नानो मटेरियल्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नानो पार्टिकल होते हैं, जैसे नानो वायर्स है ना, कार्बन नैनो ट्यूब्स है, वो तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो ये सारा जो है दैट इज अ यूज ऑफ नानो मटेरियल्स। अब चलिए, जब हमें ये समझ में आया है कि नानो मटेरियल्स क्या होते हैं, तो एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, एंड दैट इज नानो साइंस। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं नानो साइंस का। व्हाट इज नानो साइंस? नानो साइंस इज द स्टडी ऑफ मटेरियल्स and phenomena at the nanoscale, typically between 1 to 100 nanometers. यानी नानो साइंस वो साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल, जो उन मटेरियल्स को और फिनोमिना को स्टडी करते हैं कि जो मटेरियल्स या फिनोमिना आर एट नानो स्केल। नानो स्केल यानी 1 से लेके 100 नैनोमीटर। और आपको पता है नैनोमीटर यानी क्या? 10⁻⁹ मीटर। तो जो नानो साइंस होता है वो फोकस करता है इफेक्टिव यूज करने पे। किस चीज का इफेक्टिव यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज। किस चीज की प्रॉपर्टीज? नानो मटेरियल की। सो नानो साइंस फोकसेस ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नानो मटेरियल इन वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड में जो भी एप्लीकेशन होगा नानो मटेरियल का, है ना, उसके ऊपर नानो साइंस फोकस करता है। अब ये कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं? सच एज मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल साइंसेस। तो मेडिसिन में नानो मटेरियल्स का यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स में नानो मटेरियल का यूज, और मटेरियल साइंसेस में नानो मटेरियल का जो यूज है, उसको पढ़ने वाला जो ब्रांच है साइंस का, दैट इज कॉल्ड एज नानो साइंस। अब देखिए, हमने दो टर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो नानो मटेरियल और दूसरा वाला है नानो साइंस। अब हम तीसरा वाला एक टर्म इसके अंदर पढ़ते हैं नानो केमिस्ट्री में, एंड दैट इज नानो टेक्नोलॉजी।
नानो टेक्नोलॉजी क्या है? नानो टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल 1 to 100 नैनोमीटर। यानी नानो टेक्नोलॉजी वो साइंस और इंजीनियरिंग का पार्ट है कि जिसके तहत हम क्या करते हैं, जो मैटर है उसको मैनिपुलेट करते हैं। कौन से लेवल पे? मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे। और कौन से स्केल पे? 1 to 100 नैनोमीटर। यानी जो भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं उन मटेरियल्स को हम लोग 1 to 100 नैनोमीटर स्केल पे हम लोग उसको लाने की कोशिश करते हैं। यानी नैनो टेक्नोलॉजी साइंस और इंजीनियरिंग का ऐसा ब्रांच है जो मटेरियल्स को कौन सा साइज में लेके आ जाता है? 1 to 100 नैनोमीटर। ये क्या इन्वॉल्व करता है? इसमें क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी में होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, producing and using materials, devices and systems with unique properties and functions that emerge at the nanoscale। यानी ये फील्ड जो है नानो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग करते क्या है? हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और यूज करते हैं नानो मटेरियल को यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस और सिस्टम्स जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसके तहत हम लोग क्या बना सकते हैं? नानो मटेरियल बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि नानो टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: द डिजाइनिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन and application of structures, devices and systems by controlling shape and size at the nanometer scale। यानी क्या क्या? डिजाइनिंग करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है, प्रोडक्शन करना है और एप्लीकेशन करना है अलग अलग स्ट्रक्चर्स का और डिवाइसेस का और सिस्टम्स को यूज करके। और जो शेप और साइज है पार्टिकल्स का उसको हम लोग नानो मीटर स्केल पे कंट्रोल करके रखते हैं। ये जो वर्ड नानो है ना बच्चा, ये नानो जो वर्ड है वो ग्रीक से आया हुआ है और उसका मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या है? छोटा। पर इसका एक्चुअल सेंस में जो मीनिंग है ना, वो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ ड्वार्फ। हम लोग ड्वार्फ का मतलब क्या है? कभी कभी किसी को कोई बना है जिसकी हाइट छोटी है उसको भी ड्वार्फ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम नानोमीटर की बात करते हैं, नानोमीटर स्केल की बात करते हैं, तो वो ड्वार्फ से भी काफी 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 क्या है? छोटा है। अब देखिएगा, तीन टर्म्स तो हमने पढ़ लिया। हमने कहा नानो केमिस्ट्री में तीन टर्म्स थी। पहला वाला हमने पढ़ा नानो मटेरियल्स, दूसरा वाला हमने पढ़ा नानो साइंस और तीसरा वाला पढ़ा हमने नानो टेक्नोलॉजी। लेकिन तीनों में हम लोग नैनोमीटर स्केल के बारे में बात कर रहे थे। जब हमने नैनोमीटर स्केल के बारे में बात करी तो हमने कहा कि एटलीस्ट एक डायमेंशन जो है उसका नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए, यानी 1 to 100 नैनोमीटर में होना चाहिए। पर इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली जो नैनोमीटर या नानोस्केल सिस्टम है वो नानोस्केल सिस्टम एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो होता है जीरो डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स, दूसरा होता है वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स और तीसरा होता है टू डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर। अब अगर हम सब कुछ कहते हैं कि व्हाट इज जीरो डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर, तो क्या होता है जीरो डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर? A zero dimensional nanostructure is one in which all three dimensions are in the nanoscale। इसका मतलब कि अगर कोई मटेरियल एकदम स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब अगर नानो स्केल में एग्जिस्ट करता है, तो जब हम जीरो डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस पार्टिकल को ना ही लेंथ रहेगी, ना ही ब्रेड्थ रहेगी, ना ही हाइट रहेगी। माने उसका जो भी लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो सारा का सारा जो है वो नानो स्केल में होना चाहिए, यानी 1 to 100 नैनोमीटर्स होना चाहिए। यानी इतना माइन्यूट उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होना चाहिए। हम एग्जांपल ले सकते हैं नानो पार्टिकल। नानो पार्टिकल को ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है, उसका ओवरऑल डायमेंशन जो है दैट इज इनटू 1 to 100 नैनोमीटर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर। अब देखिए, जीरो डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर वो था जिसके अंदर तीनों के तीनों जो डायमेंशंस थे दे वर इनटू द नानो स्केल। अब उसी तरीके से जब वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर इज वन इन विच टू डायमेंशंस आर इन द नानो स्केल। यानी अगर सपोज
हम ये कहें कि लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, उसमें से कोई भी दो डायमेंशन जो है वो नानो स्केल में है, यानी ए अलॉन्ग द एक डायमेंशन ही उसका जो है एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम लोग ये कहें नानो वायर्स, अब देखिए नानो वायर्स, वायर तो लंबा होता है ना, बड़ा होता है, उस डायमेंशन को छोड़ के बाकी दो डायमेंशन जो उसका ब्रेथ और उसका हाइट वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1 to 100 नानोमीटर्स के बीच में होना चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नानो रॉड्स है, नानो रॉड्स भी जो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर। उसी तरीके से अगर सपोज हम टू डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो व्हाट आर टू डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स? A two-dimensional nanostructure is one in which one dimension is in the nanoscale. यानी टू डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर जो दो डायमेंशन है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला जो डायमेंशन है वो किस में होना चाहिए, वो नानो स्केल में होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे थिन फिल्म्स, थिन फिल्म्स आप देखिए वो प्लेन है, प्लेन है इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन हाइट नहीं है। जो हाइट है दैट इज इनटू नैनोमीटर स्केल। इसका मतलब यह है कि जो हाइट है वो 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी नानो स्केल सिस्टम है ना, उसको हम लोग जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। अब क्योंकि अब हमको ये जो टर्म्स है वो समझ में आ गई, कौन कौन सी, नानो मटेरियल समझ में आ गया, हमें नानो साइंस क्या होता है ये समझ में आ गया, हमें नानो टेक्नोलॉजी क्या है ये समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज नानो केमिस्ट्री। तो जो नानो केमिस्ट्री है उसको हम डिफाइन करते हैं, नानो केमिस्ट्री is the combination of chemistry and nanoscience that deals with designing and synthesis of material of nanoscale with different size, shape, structure and composition and their organization in functional architecture। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो नानो केमिस्ट्री है ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है नानो साइंस और नानो टेक्नोलॉजी का। नानो साइंस क्या कहता है? नानो साइंस जो है वो कहता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम माइन्यूट वाले पार्टिकल्स 1 to 100 नैनोमीटर के स्केल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और नानो टेक्नोलॉजी जो है उसका कैरेक्टराइजेशन है ना, उसका जो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस के बारे में बात करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी हम नैनो मटेरियल्स बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट क्या फील्ड्स और फॉर डिफरेंट डिफरेंट application. So that branch which is a combination of nanoscience and nanotechnology is termed as a nanochemistry. मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, nanochemistry is the combination of chemistry and nanoscience, rather nanoscience and nanotechnology that deals with designing। किस चीज से वास्ता रखता है? डिजाइनिंग करना और सिंथेसिस करना। किस चीज का? मटेरियल्स का, विच विल बी ऑफ नानो मटेरियल या नानो स्केल साइज, यानी 1 to 100 नैनोमीटर्स में, है ना, विद डिफरेंट साइजिंग के साइजेस अलग होंगे, शेप्स अलग होंगे, स्ट्रक्चर अलग होंगे, कंपोजिशन अलग होगा, और फिर उनको ऑर्गेनाइज करना है फॉर फंक्शनल आर्किटेक्चर यानी फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस इन ह्यूमन लाइफ। तो हम उस ब्रांच को कहते हैं नानो केमिस्ट्री। इसी डेफिनेशन को थोड़ा आसान वर्ड्स में अगर बोलना है तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नानो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स एट द नानो स्केल। यानी नानो केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का कि जो किस चीज पे फोकस करता है, उस चीज पे फोकस करता है कि भाई नानो मटेरियल बनाया कैसे जाए, उसको कैरेक्टराइज करेंगे, शेप साइज के हिसाब से उसको कैरेक्टराइजेशन करे और उसका एप्लीकेशन करे, है ना, एप्लीकेशन। लेकिन ये सारे मटेरियल कैसे होने चाहिए? एट द नानो स्केल। सो जो ब्रांच इस चीज से वास्ता रखता है उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं नानो केमिस्ट्री। अभी जो नानो केमिस्ट्री है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। नानो केमिस्ट्री इज एप्लीकेबल इन केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज, मटेरियल साइंसेज एज वेल एज इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल और मेडिकल एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हो। और आजकल के जो मतलब नावाडेज लाइफ में इतने सारे एप्लीकेशंस है नानो केमिस्ट्री के। तो क्योंकि
नैनो केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का, तो हम उसको कंक्लूड करने के लिए इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नैनो केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स नंबर वन स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एट नैनो स्केल। यानी जो भी आपका मटेरियल है उसको नैनो स्केल पे कैसे लाया जाए और किस तरीके से वो बिहेव करेगा उसका स्टडी। Second, enabling creation of new materials at nanoscale with enhanced properties like increased strength, reactivity, conductivity, etc. यानी ये सहज करना, क्या सहज करना? क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल, नया मटेरियल बनाना एट नानो स्केल, है ना, 1 to 100 नानोमीटर्स विद एनहांस प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज काफी बेहतर हो, है ना, जैसे इंक्रीज स्ट्रेंथ हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, ऐसे मटेरियल बनाए जाए। और नंबर 3, application of nanomaterials in the field of medicine, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। यानी जो भी मतलब नानो साइंस है या नानो केमिस्ट्री है, वो ये चाहता है कि भाई ये जो नैनो मटेरियल हम बनाए उसको अलग अलग फील्ड्स में जो है बड़े आसानी से हम लोग अप्लाई कर पाए, जैसे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेस। अब क्योंकि हम जान चुके हैं कि भाई नैनो मटेरियल्स का इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है और जो नैनो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ बल्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स कि नैनो पार्टिकल्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा उसका कलर। तो अगर हम कलर की बात करें तो कलर जो है इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है और वो जो है डिफरेंट होता है एट नानो स्केल। एट नानो स्केल यही कलर जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसलिए सेम डिफरेंट होगा मतलब क्या? एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एलिमेंटल गोल्ड की बात करते हैं, अगर सपोज आप गोल्ड को देखते हो तो उसको शाइनिंग येलो कलर होता है, सही है ना, उसको शाइनिंग येलो कलर होगा, है ना। लेकिन अगर सपोज आपके पास में 100 गोल्ड के एटम्स है जिनको आप एक क्यूब में अरेंज करते हो, तो तब उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है? रेड। यानी ये प्रूफ करता है कि जो नैनो पार्टिकल्स या आप नानो स्केल जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज एटलीस्ट फॉर द कलर इट वेरीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बल्ब। अब ये तो बात हो गई कलर की। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखते हैं और दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। अब देखिए जब हम बल्क की बात करते हैं, बड़ा सा मटेरियल है दैट व्हेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्टिल अगर सपोज हम पार्टिकल को बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ऑफ दैट ऑफ अ नैनो पार्टिकल साइज, तो वही जो सरफेस एरिया है इट इंक्रीजेस मेनी मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स, मिलियन टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स है उनका सरफेस एरिया काफी क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसीलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। और इसीलिए उसके पास में ग्रेटर सरफेस एरिया होने के कारण ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स भी होंगे और इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? काफी ज्यादा। अब तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग नानो पार्टिकल्स का। पहला तो हो गया कलर, दूसरा हो गया सरफेस एरिया। अब तीसरा वाला है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी यानी ये कैटलिस्ट करके कैसे काम कर सकता है। बेसिकली हमने अभी कहा कि इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी लेस। सो व्हेन द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी लेस तो सरफेस एरिया जो है काफी क्या है? ज्यादा है, और इसीलिए इसका क्या होना चाहिए? कैटालिटिक एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, मेटल्स एट नानो पार्टिकल साइज आर यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो बहुत सारी रिएक्शन, नॉट ओनली द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन में जब हम लोग कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं और वो भी अगर सपोज नानो पार्टिकल के साइज में अगर सपोज लेते हैं तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी काफी काफी ज्यादा होती है। अब फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं नानो पार्टिकल्स का, और फोर्थ वाला है थर्मल प्रॉपर्टी यानी मेल्टिंग पॉइंट।
जो मेल्टिंग पॉइंट है नानो मटेरियल का वो चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला जो मटेरियल है उसको नानो पार्टिकल के साइज में लाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ड्रास्टिकली क्या होगा, चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हम लोग सोडियम क्लस्टर की बात करते हैं, NaN, यानी बहुत सारे सोडियम जो है पार्टिकल्स साथ में इकट्ठा है, लगभग 1000 एटम्स है ना। सो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा दैट इज 288 केल्विन। लेकिन वही क्लस्टर अगर 10,000 सोडियम एटम्स का होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 303 केल्विन। लेकिन वही बल्क सोडियम जो है, यानी जब पूरा का पूरा जब वो मटेरियल वाले साइज में नहीं है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 371 केल्विन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम मटेरियल को तोड़ेंगे दैट मींस व्हेन द बल्क इज कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल साइज तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो देखिए चार जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हो गई है या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए। पहला वाला था कलर, सेकंड वाला हुआ सरफेस एरिया, तीसरा वाला हुआ आपका कैटालिटिक एक्टिविटी, फोर्थ वाला हुआ थर्मल प्रॉपर्टी यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब पांचवा वाला हम करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की। तो जब नानो सेल्स कॉपर या पैलेडियम क्लस्टर को अगर सपोज आप लेते हो जिनका जो डायमीटर है इट इज इन द रेंज ऑफ 5 to 7 नैनोमीटर, तो उसका हार्डनेस लगभग 500% है ना, या 500 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा देन द बल्क मटेरियल। दिस इज बिकॉज क्योंकि अब उनकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आया है। तो दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग नानो पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, नानो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, नानो पार्टिकल्स का एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर सपोज जो बल्क मटेरियल है उसको अगर नानो पार्टिकल साइज में डिवाइड किया जाए तो उसका स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगभग 500 गुना बढ़ जाएगा। तो ये था उसका फिफ्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब सिक्स वाला और लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर सपोज बल्क को हम लोग नानो पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी स्मॉलर 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन नानो ट्यूब जो है वो हमेशा एक्ट्स एज अ कंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर। और यही तो रीजन है कार्बन नैनो ट्यूब्स का बहुत सारा एप्लीकेशंस है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हुआ क्या कि अगर बल्ब को हमने नानो पार्टिकल साइज में लाया तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इम्प्रोवाइज हुई। तो ये सिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है नानो पार्टिकल्स के। अब क्योंकि हमें ये पता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और अब हमें ये पता चला कि भाई नानो पार्टिकल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी सिंथेसाइज द नानो मटेरियल। हम नानो मटेरियल को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, यानी जो बड़े वाले पार्टिकल्स है उससे हम नानो मटेरियल्स किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर अगर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे तो उनको नानो मटेरियल वाले साइज में कैसे ला सकते हैं। और इसके लिए जब भी आप सिंथेसाइज करोगे नानो मटेरियल को, देयर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस होंगे। एक तो होता है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स असेंबलीज बनाएंगे। ओके, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच होकर बड़ा क्लस्टर बनाएंगे एंड दैट टू ऑफ कैपिटल नैनो स्केल, यानी छोटे 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 मॉलिक्यूल जुड़ के नैनो स्केल तक कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे या रॉ लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उनका एग्रीगेशन होके वो नानो साइज में आ जाएंगे। तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पे सिंथेसिस ऑफ नानो पार्टिकल्स बाय कोलाइडल डिस्पर्शन। तो जब हम कोलाइडल डिस्पर्शन करते हैं तो ये जो बॉटम अप अरेंजमेंट होता है यानी छोटे 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 पार्टिकल क्लस्टर बना के नानो पार्टिकल के साइज के हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो अप्रोच इज एन अरेंजमेंट अप्रोच, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज होकर क्लस्टर बना के बड़ा वाला यानी नानो पार्टिकल साइज का पार्टिकल बनाएगा। अब जो दूसरा अप्रोच है वो दूसरा अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। और ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि जो नानो मटेरियल्स है वो बड़े बड़े बल्क से उनको तोड़ तोड़ के यानी छोटा 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 करते जाएंगे, उसको डिसेंबल करते जाएंगे फाइनर पीसेस में, और लास्ट में जो है आपको कुछ ही एटम्स बचा हुआ मटेरियल मिलेगा विच विल बी ऑफ नानो स्केल साइज। और इसीलिए जो
टॉप डाउन अप्रोच है उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रेकिंग, जबकि बॉटम अप अप्रोच को हम लोग क्या कह रहे थे, अरेंजमेंट। तो अभी आपने सीखा कि किस तरीके से नानो मटेरियल जो है वो बनाते हैं। अब इसमें एक सोल जेल प्रोसेस होता है, इट्स अ वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ नानो मटेरियल। तो ये जो सोल जेल प्रोसेस होता है इट इज बेस्ड ऑन इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और जनरली इसको कैरी आउट करते हैं रूम टेम्परेचर। इस सोल जेल प्रोसेस में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, और ये होती है, सबसे पहले तो होता है उसका हाइड्रोलिसिस, फिर होता है पॉलीकंडेंसेशन, फिर होता है ड्राइंग, और फिर होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे एक सोल जेल प्रोसेस दिया हुआ है ना, आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि देखिए सोल जेल प्रोसेस जो है उसको हम लोग काय के लिए यूज करते हैं, तो यूज करते हैं जनरली ऑक्साइड मटेरियल्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बनाता है MOH प्लस ROH, या MOH प्लस ROM अगर सपोज हम लोग करते हैं तो आपको मिलेगा MOM यानी मेटल ऑक्साइड्स, ओके, और ऑक्साइड मटेरियल्स प्लस ROH। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे पहले तो अलग अलग जो स्टेबल सॉल्यूशंस है अल्कोक्साइड्स के, है ना, उसको सॉल्वेट करते हैं, मेटल सॉल्वेटेड मेटल्स होते हैं वो बनते हैं पहले, है ना। डिफरेंट स्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोक्साइड और सॉल्वेटेड मेटल्स आर फॉर्म, यानी जैसे MOR प्लस H2 हो तो आपका क्या बना, MOH, सॉल्वेटेड मेटल बना हुआ है। फिर क्या करते हैं, उसका पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, या फिर जेलेशन होता है और ऑक्साइड या अल्कोहल ब्रिज नेटवर्क बनता है, यानी जेल बनने लगता है। अब ये जो जेल है उसका एजिंग होता है। एजिंग होता है मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जेल है वो ट्रांसफॉर्म होता है सॉलिड मास में। अब एजिंग होता है यानी समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो वो सॉलिड मास में कन्वर्ट होगा, फिर उसका ड्राइंग होगा, यानी ड्राइंग ऑफ जेल जब होता है तब उसमें से वोलेटाइल इम्प्योरिटी जैसे वाटर है और दूसरा वोलेटाइल मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और लास्ट में डिहाइड्रेशन किया जाता है जो कि कैरी आउट होगा 800 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से जो सोल है उसका क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में, एंड दैट टू ऑफ वन नैनो पार्टिकल साइज। अब ये जो सोल जेल कन्वर्शन है ये आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में पढ़ा हुआ होता है। अब आप देखिएगा कि हमने वहां से शुरुआत किया था कि नानो साइंस क्या है, नानो टेक्नोलॉजी क्या है, नानो मटेरियल क्या है, और हम वहां तक आ गए कि भाई नानो मटेरियल को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। लेकिन नानो मटेरियल बनने के बाद में उसका एनालिसिस और उसका कैरेक्टराइजेशन भी तो करना पड़ेगा नानो मटेरियल का। तो उसके लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि टेबल में दिया हुआ आप देखिएगा कि अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करते हैं उसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, और हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी नानो मटेरियल के बारे में कि भाई प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ नानो पार्टिकल, कि भाई नानो पार्टिकल्स बने हैं कि नहीं बने। उसी तरीके से दूसरा वाला टेक्निक होता है दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जिसको हम लोग XRD भी बोलते हैं। इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, और हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इस टेक्निक से, तो भाई जो नानो मटेरियल बना है उसमें पार्टिकल साइज क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और ज्योमेट्री किस तरीके की है। तो हमने कहा ना हम एनालिसिस करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, उसके हिसाब से जो नानो पार्टिकल्स है उसको अलग अलग किया जाता है। तीसरा टेक्निक जो यूज हो सकता है दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इसमें आप यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट SEM दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि जो नानो मटेरियल है उसके सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। भाई स्ट्रक्चर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसकी एक्टिव साइट्स होंगी। तो ये जो टेक्निक है वो आपको बताता है कि भाई जो सरफेस है नानो मटेरियल का या नानो पार्टिकल का उसका सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है। फोर्थ वाला जो टेक्निक जनरली यूज होता है दैट इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इसमें आप यूज करते हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज TEM, और ये बताता है कि जो भी आपका नानो मटेरियल है उसमें पार्टिकल का साइज क्या है। इसके बाद आती है जो टेक्निक है जो यूज करती है दैट इज FTIR, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यूज करते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और ये आपको बताता है कि भाई जो
जो फंक्शनल ग्रुप है उनका कौन से फंक्शनल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन हुआ है, किस तरीके का नानो पार्टिकल का जो है बाइंडिंग नेचर है। तो जब हमको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगी नानो पार्टिकल्स की या नानो मटेरियल में जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में, तो उसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नानो मटेरियल। कुछ एप्लीकेशंस जो नानो मटेरियल के हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला एप्लीकेशन है कि भाई जो नानो पार्टिकल्स है दे कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्टर सरफेसेस एंड सिस्टम्स। अब स्मार्टर सरफेसेस यानी आप देखिएगा आजकल जो है वो स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस आते हैं, है ना। तो हम लोग जनरली ऐसा मटेरियल बना सकते हैं नानो मटेरियल्स को लेके कि जो लाइटर हो, जो स्ट्रॉन्गर हो, क्लीनर हो और जिनके सरफेसेस जो है स्मार्टर हो और सिस्टम्स काफी पुख्ता हो, है ना। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में हम काम में ला सकते हैं। सनस्क्रीन जो होता है, सनस्क्रीन लोशन यूज करते हैं लोग, है ना, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नानो टेक्नोलॉजी। फिर क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स हो सकते हैं, आजकल आते हैं ना कि जिसमें लीकेजेस नहीं होगा, ऐसा पेंट की जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज हो जाएगा। तो ऐसे पेंट्स वगैरह जो है हम लोग नानो टेक्नोलॉजी या नानो मटेरियल से ही बना सकते हैं। सेकेंड वाला इसका एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, MRAM। ये तो आपने पढ़ा होगा, जनरली कंप्यूटर्स में यूज होता है, तो उसके लिए भी हम नानो मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तीसरा वाला एप्लीकेशन है कि जो नानो मटेरियल से दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। एग्जाम्पल के तौर पे जो सिल्वर नानो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, दे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव जो है बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और वो जो ई कोली होता है, ई कोली, है ना, इज अ काइंड ऑफ पैथोजन जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिल्वर नानो पार्टिकल्स। अब लास्ट वाला एक और एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो नानो मटेरियल्स है दे कैन आल्सो यूज इन सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स, जो अपने आप चीजों को क्या कर देंगे, क्लीन भी कर देंगे। तो जो नानो मटेरियल्स है उनके बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे। अब हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नानो पार्टिकल्स एंड नानो टेक्नोलॉजी। भाई क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसने जो है काफी ज्यादा रिवोल्यूशन लाया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में। अब आप देखिए जब हम सब बच्चे थे तो मोबाइल किस तरीके का था, आज मोबाइल किस तरीके से है। पहले कंप्यूटर्स का स्पीड क्या था, आज कंप्यूटर्स का स्पीड क्या है ना। आज हम 5G की बात करते हैं। तो जनरली जो नानो मटेरियल है, नानो पार्टिकल्स है ना, उसके कारण जो है ना, काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन आया इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में। सिमिलरली एनर्जी सेक्टर में भी काफी ज्यादा जो है एप्लीकेशन या एडवांटेज मिला है नानो पार्टिकल्स और नानो टेक्नोलॉजी के कारण। एग्जांपल के तौर पे जो नानो टेक्नोलॉजी है वो उसने सोलर पावर जो है ज्यादा इकोनॉमिकल बना दिया है, स्टोरेज डिवाइसेस जो है ज्यादा इफिशिएंट बना दिए। तो ये भी एडवांटेज है नानो पार्टिकल्स और नानो टेक्नोलॉजी का। सिमिलरली तीसरा वाला और बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये उसका एडवांटेज है कि जो मेडिकल फील्ड है ना, उसमें भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए, बहुत नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस बन पाए, स्मार्ट ड्रग्स बन पाए। एग्जांपल के तौर पे स्मार्ट ड्रग्स हो गए, क्यूरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो है वो पॉसिबल हो पाए, जैसे कैंसर है या डायबिटीज है, बाय यूजिंग नानो पार्टिकल्स एंड नानो टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि देर आर एडवांटेजेस फॉर एवरी अदर साइंटिफिक एप्लीकेशन, देर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ नानो पार्टिकल्स एंड नानो टेक्नोलॉजी। सबसे पहला वाला डिसएडवांटेज ये है कि जो नानो टेक्नोलॉजी है हैज इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, उसने आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ा दिया, बट उसी टाइम पे इसने और एक चीज आपको दी जो आपको नहीं चाहिए, एंड दैट इज पोल्यूशन। So we say that nanotechnology has increased the standard of living, but at the same time it has increased the pollution, which includes air pollution. तो ज्यादातर एयर पोल्यूशन हुआ क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो बहुत आसानी से एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो जो पोल्यूशन है नानो टेक्नोलॉजी के कारण, है ना, उसको नया नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज नानो पोल्यूशन।
और एक डिसएडवांटेज नानो पार्टिकल और नानो टेक्नोलॉजी का ये है कि जो नानो पार्टिकल्स दे कैन कॉज लंग डैमेज, क्योंकि ये पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं, बड़ी आसानी से नोस्ट्रल्स के थ्रू आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे। जो इनहेल पार्टिकल्स है और मैटर कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके, और वो जो है लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगा और उसके कारण जो है आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। और एक डिसएडवांटेज जानते हैं, तो अगर नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नैनो पार्टिकल्स का, है ना, वो जनरली जो है हेल्थ इफेक्ट्स, मतलब जो है आप मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो सकेंगे, है ना, केमिकल कंपोजिशन है या शेप है ना, उसके कारण जो है हमें बहुत सारे जो है क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जो है इल इफेक्ट्स हमारे ऊपर हो सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द नैनो पार्टिकल। So that's all in this particular session. So we have studied about the green chemistry and nanotechnology. दोस्तों, अगर सपोज आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर योर नीट जेई एंड सीईटी प्रिपरेशन। बट हाँ, ये चैप्टर आपका जो है वो नीट या जेई में नहीं है, लेकिन सीईटी में पक्का पक्का इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप क्या कर सकते हैं कि लिंक दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके ऊपर सीईटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।